और फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के हिंदी प्रश्न पत्र पर, जो कि नवंबर 2020 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। और प्रश्न पत्र को हल करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि कुछ बच्चों की शिकायत है कि पीडीएफ क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा करके वो देखने की कोशिश करें। छोटे में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी। बाकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है हाई करके देखें। सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों के हैं तो हो सकता है कि नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। पहले क्वेश्चन पर बात करें तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है तुर्की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द ऋण है, यौगिक नहीं है। ठीक है, ऋण शब्द आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। इसका सही जवाब है पीला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। ऑप्शन दिया गया है दाग, औरत, नीलम, फीस। तो इसका जो सही जवाब है वो है दाग। दाग फारसी का शब्द है। और बाकी जो शब्द हैं कुछ इसमें अरबी के शब्द भी शामिल हैं, कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए नया हो सकता है। एक कोटेशन दिया गया है। कोटेशन है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपर्युक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा था कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये बात कही है। अगला जो प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने पंच बिड़ाल का जिक्र किया है। उसमें से कौन सा नहीं है ऑप्शन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। तो इसका जो सही जवाब है पंच बिड़ालों में नहीं शामिल है वो है अहंकार। अगला प्रश्न है कोटेशन दिया गया है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर विचार किया है। अन्य प्रश्नों के लिए आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है वो भी कोटेशन के रूप में है। कोटेशन है, थोड़ा सा लंबा है और मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो धैर्य बनाकर ज़रूर इसको देखिए ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम में कुछ सहायता मिल सके। कोटेशन है 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि के सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में
आँख मूंद कर बाँट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि ये किसका कोटेशन है। पहले की परीक्षाओं में इस कोटेशन को तोड़कर पूछा जाता था, लेकिन कुछ नया करना है तो इसको एक लंबा कोटेशन के रूप में बदल दिया गया है। पूछा जा रहा है कि साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, बल्कि यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल रसाल होना चाहिए था, लेकिन यूजीसी के लोग भी थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह नाम दिया था। तो थोड़ा सा आप इस क्लू के माध्यम से इसका जवाब खोज पाएंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के संदर्भ में, क्योंकि लगातार मैंने देखा कि परीक्षाओं में जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूरी था, आप लोगों ने देखा होगा उसे। तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से साहित्य इतिहास में काल विभाजन किया है, कौन किया है। ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। सही जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कुल 11 खंडों में इन्होंने काल विभाजन किया है। अगला प्रश्न है दब्ब सहाव पयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। दब्ब सहाव पयास एक रचना है, उसको किसने रूपांतरित किया है। ऑप्शन दिया गया है वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल। तो इसका जो सही जवाब है वो है माइल धवल। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सीधे दिया है कि इन्होंने अनुवाद किया था इसका। ठीक है, अगला जो प्रश्न लिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। ऑप्शन दिया गया भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। इसका सही जवाब है परीक्षा गुरु, जिसका कि प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। सही जवाब है नारद की वीणा। बाकी जो भी नाटक हैं वो सब उदय शंकर भट्ट के हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा प्रश्न। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। ऑप्शन ए करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। सी करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। डी करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है, और ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी। ठीक है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयस्संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। ऑप्शन दिया गया है शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। सही जवाब है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उसमें इन तीनों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमीरत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसमें जो सही जवाब है वो है कि श्रीधर और सरस्वती मैलांचल के पात्र नहीं हैं, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब मैलांचल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कोटेशन के रूप में है नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्ति की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है
उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो इसका जो सही जवाब है कमलेश्वर है और इनकी बुक का नाम है नई कहानी की भूमिका। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, आपको मौका मिले तो ज़रूर इसको पढ़िए, वहीं से इस कोटेशन को लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। तो इसका जो सही जवाब है आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन दिया गया है दंडी, धनंजय, रुद्रट, अभिनव गुप्त। तो इसमें सही जवाब है दंडी। लेकिन आप ध्यान रखिए कि भरत मुनि ने भी रसों की संख्या कुल 8 मानी है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है, भरत को हटाकर दंडी से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, आइए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। ऑप्शन 2, आइए रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। 3, रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। 4, रिचर्ड्स का एक मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें जो सही कथन है ये ऑप्शन नंबर 3 है कि रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का एक रूप है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, डेनियल बेल, जॉक देरिडा। तो इसका जो सही जवाब है एजरा पाउंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। विमर्शों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा सत्ता के प्रति मोह। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब आदिवासी विमर्श के मूल में केंद्रित हैं। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगड़ी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ठीक है, ये कोटेशन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सतीत्व ही स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा है सतीत्व ही स्त्रीत्व है। ये स्त्री विमर्श के केंद्र में नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे स्त्री विमर्श के केंद्र में हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? ऑप्शन दिया गया है श्रम की गरिमा, वर्गहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो असहमति कहाँ पर थी? क्रांति में हिंसा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण विद्रोह में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो पहले तो ध्यान में रखिए कि यह जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में उन्होंने कहा? ऑप्शन दिया गया है साकेत, सांध्य अटन, कामायनी,
प्रिय प्रवास। तो इसका सही जवाब होगा प्रिय प्रवास, जिसे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और इसके जो रचयिता हैं हरिऔध हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही जवाब है शुद्ध कविता की खोज। ये उनकी रचना नहीं है, बाकी जो भी रचनाएं दी गई हैं सब मुक्तिबोध की हैं। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? आपने पढ़ा होगा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी सेकता है न रोटी बेलता है बल्कि रोटी से खेलता है। ठीक है, इस तरीके से कविता है। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने आदमियों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। ये कोटेशन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। तो सही जवाब है रश्मि रथी। अगला प्रश्न है, कविता दी गई है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे ईक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद किले की। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1, अनुभव को महत्व देना, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। तो इसका जो सही जवाब है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, ये मंतव्य नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सब इसके अंतर्गत हैं। अगला काफ़ी फेमस प्रश्न आ गया कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? ऑप्शन दिया गया है बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलुकदास। तो इसका जो सही जवाब है विद्यापति। कई बार ये कोटेशन बड़ा पूछ दिया जाता है, इस बार बहुत छोटा सा पूछा गया है। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। तो सही जवाब है आपका बंटी, जिसके रचयिता हैं मन्नू भंडारी। तो इसमें तलाक के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है और उसका प्रभाव एक बच्चे पर कैसे पड़ रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है मैलांचल, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो इसका सही जवाब है मैला आंचल। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ऑप्शन दिया गया है बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज, पांडेपुर। सही जवाब है बेलारी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है मदन मोहन और बाबू बैजनाथ। दूसरा ऑप्शन है मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। तो इसका सही जवाब है राग दरबारी उपन्यास के जो पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे, अमृतसर आ गया। तो इसका जो सही जवाब है उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस कहानी की पृष्ठभूमि में युद्ध और प्रेम को केंद्र में रखा गया है और ये जो युद्ध है सन 1914 की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। हालांकि कहानी सरस्वती पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन है विशाख, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है कामना। अगला प्रश्न है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है,
अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही थी? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस नाटक की भूमिका में इन्होंने इस बात को कहा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सन्यासी जो नाटक है उसकी भूमिका में इस बात को उन्होंने कहा है कि उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद का जो अंश है किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो सही जवाब है लहरों के राजहंस, जिसके नाटककार हैं मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश ने कुल 3 फेमस नाटकों की रचना की हैं, जिसमें कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु से है? ऑप्शन दिया गया है कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, उड़ान। तो सही जवाब है अंजो दीदी, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है, उसमें इसको केंद्र बिंदु बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल 4 खंडों में है, तो पूछा जा रहा है कि किस भाग में है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इसका सही जवाब है पहला। ठीक है, तो क्नी ब 10 इस तरीके से मैंने फार्मूला बनाया हुआ था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार सोपान। इस तरीके से उनका खंड है, उनका नाम है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। सही जवाब है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? ऑप्शन ए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, अपनी रचनाओं में उन्होंने केवल संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है? ऑप्शन दिया गया केवल ए बी सी, केवल ए बी डी, केवल ए डी सी, केवल बी सी डी। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है केवल ए बी सी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा के प्रावधान दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत। तो एक ही अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 343 के बारे में। तो कौन सी बात कही गई है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हाँ, इस बात को कहा गया है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी बात कही गई है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, इसके अंतर्गत नहीं है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ये भी बात नहीं है। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब होना चाहिए ए और बी। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प 2 में दिया गया है केवल ए और बी, इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। ऑप्शन दिया गया है स्वातंत्र्योत्तर नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें मुख्य स्वर है, उत्तर कौन सा सही होगा। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है बी और सी, प्रमुख राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना।
अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, यानी कि यूनिवर्सिटी परिसर के आधार पर जो उपन्यास लिखा गया कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाई। पूछा जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा है इसमें। ऑप्शन दिया गया है ए और सी, बी और डी, सी और डी, ए और बी। इसका जो सही जवाब है ए और बी, यानी कि चौथा जो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ए, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो 2 कवि हैं ये सब राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं है, अन्य शाखा से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है? समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। तो स्त्री विमर्श पर आधारित कौन सा इसमें उपन्यास है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि जो बी और डी उपन्यास हैं, यानी कि मुझे चाँद चाहिए और एक चिथड़ा सुख, ये किस पे हैं? स्त्री विमर्श पे आधारित। निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है। ऑप्शन दिया गया है ड, ढ, द, ध। तो अब दंत्य वर्ण जो त वर्ग में वर्ण आते हैं वो दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सी और डी जो ऑप्शन है वो क्या है? दंत्य वर्ण में है। ठीक है, द और ध। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। ठीक, तो इसमें बताना है कि गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है। तो ए उपन्यास तो इनका है ही। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि इसमें कौन से उपन्यास हैं। तो ए हो गया एक, और दूसरा लोग उपन्यास जो है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए और सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है? निर्मल वर्मा जिन्होंने कि परिंदे नाम की कहानी लिखी थी, जिसको कि प्रथम नई कहानी भी कहा जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। मतलब कि ए और बी जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं, क्योंकि नीचे जो विकल्प दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अगला प्रश्न है, रस के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो ए और बी ऑप्शन जो है वो सही हैं, और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या हैं? गलत हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, रसवाद और मार्क्सवाद। ठीक है, ये उसके क्या है? प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा उसे भिन्न है। तो यही हम पर सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं? आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो इसका जो सही जवाब होगा बी और सी, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसका जो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है
वो है आपका ए, जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। ये दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है स्वर्णधूलि, हेमकिरीटिनी, विष्णुप्रिया, हेमतरंगिणी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, हेमकिरीटिनी और हेमतरंगिणी। बाकी जो अन्य 2 रचनाएं वो सब अलग रचनाकारों की हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अज्ञेय के काव्य हैं। ऑप्शन दिया गया भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता। तो नीचे विकल्प दिया गया कि कौन सा सही है। ऑप्शन है ए और सी, ए और डी, बी और सी और डी। तो हम ऑप्शन के आधार पर देखें तो सही जवाब होगा ए और डी। ठीक, यानी कि विकल्प नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। अब पंक्तियां दी गई हैं, उनको हमें बताना है। ऑप्शन ए करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, बी मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है यह अपनी, सी मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब होगा बी और सी सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो भी है एक महादेवी वर्मा का है, एक पंत की है, या फिर ये दोनों महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको ध्यान में रखना है कि मधुप गुनगुनाकर और मेरी आँखों की पुतली ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत, सप्पन बाबू सनीचर। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो झूठा सच के जो पात्र हैं उनका जो सही जवाब है पात्रों का वो है तारा और जयदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है धरती धन अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा इसमें उपन्यास है, इसको हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है धरती धन अपना है और मुट्ठी भर कांकर, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। देवसेना जो कि स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र हैं, उसके द्वारा जो गाए गए गीत हैं उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, बी माझी साहस हैं खेलोगे, जर्जर तरी तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे, सी उमड़ कर चली भीगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, डी शून्य गगन में खोजता है जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये सब गीत दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि देवसेना ने किन गीतों को गाया है। ऑप्शन नीचे विकल्प दिए गए हैं कि सही उत्तर चुनना है। तो देवसेना द्वारा जो गाए गए गीत हैं उसका जो सही जवाब है कि देवसेना ने एक तो ए ऑप्शन जो है उसके बारे में गाया है, यानी कि भरा नैनों में मन में रूप। ठीक है, इसको गाया है, और बाकी शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। तो इसका जो सही जवाब है ए और डी। अगला प्रश्न है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं लंबे पूछे जा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है बताने में, फिर भी धैर्य बनाकर आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, तभी थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं। अब विधाओं के बारे में पूछ दिया गया कि कौन से प्रहसन हैं। ऑप्शन ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो इसका जो सही जवाब है ए मतलब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और अंधेर नगरी को भी प्रश्न में ही रखा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि ए और सी आंसर को बता रहा है। अगला प्रश्न है शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। शरद जोशी जो कि व्यंग्य निबंधकार हैं, उनसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि कौन सा निबंध है इसमें।
ऑप्शन दिया गया ए जीप पर सवार झल्लियाँ, विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आडू का पेड़। तो जीप पर सवार झल्लियाँ आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा सी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ए और सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अभी शरद जोशी से पूछा, यहाँ पर हरिशंकर परसाई से सवाल आ रहा है कि कौन सा निबंध संग्रह है। ऑप्शन दिया गया तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो इसका जो सही जवाब है तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी, यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, द्वारा रचित पुस्तकें हैं, इसको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है कहानी नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इसका सही जवाब होगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। मतलब कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की पुस्तक है इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1936 में प्रकाशित हुई थी, इनको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 1936 में कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई है, कामायनी 1935 में हुई है, पल्लव 1928 में हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से सी आप देख रहे हैं कि एक ही में दिखाई पड़ रहा है, सी बल्कि 2 जगह है, सी और डी। तो सी और डी तो नहीं होगा और ए और डी तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए देखिए सी जिसमें दिया गया है ये कई जगह किताबों में कामायनी को लिखा रहता है कि 1936 में प्रकाशित है, लेकिन सही मायने में इसका प्रकाशन 1935 में ही है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अभी इसका जो 50% आंसर जो सही हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए और सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। आपने जब पिछली बार क्वेश्चन पेपर हल किया तब भी अमीर खुसरो से बातें आई थी वहाँ से, और इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी बात सही कही है अमीर खुसरो के बारे में। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर था। बी खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। सी खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। डी खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी बात है जो कि सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अमीर खुसरो के संदर्भ में। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ए और बी सी, यानी कि डी को छोड़कर सारी बातें जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कही है वो सब अमीर खुसरो के बारे में सही है। तो इसको केवल आप यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि इसको एकदम से याद कर लीजिए, ताकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, किसने कहा था। तो तुरंत आप इसका आंसर बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर इन तीनों में से कोई भी कथन परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम से इसको गंभीरता से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया मिलान करने वाला, और ये प्रश्न सबसे मतलब सरल माना जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी आंसर आपका मिल जाता है। तो एक तरफ सूची में दिया गया है भाषाओं उपभाषाओं का नाम, दूसरी तरफ बोलियों का नाम दिया गया है। उपभाषाओं में है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और बोलियों में है मेवाती, बुंदेली, बघेली और मगही। ठीक है, तो जिन लोगों को एकदम पूरा भाषा विज्ञान कवर हो गया होगा और वीडियोज लेक्चर हमारे देखे होंगे, तुरंत दिमाग में आ गया होगा कौन बोली किससे संबंधित है। खैर, प्रश्न को हल कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी का संबंध किससे होगा? आपका होगा बुंदेली से। ठीक है, पूर्वी हिंदी का संबंध बघेली से, बिहारी हिंदी का संबंध मगही से, राजस्थानी हिंदी का संबंध मेवाती से। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डी का एक कहाँ दिखा रहा है। डी का एक यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि ऑप्शन 2 इसमें आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ये भी मिलान वाला ही प्रश्न है। एक तरफ कवियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम है। कवियों में है चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, देव, लाल कवि, और रचनाओं में है छत्रप्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक, रसविलास। तो इसका मिलान हमें करना है।
ठीक। तो पहले हमको जो आ रहा है उसको मैं दिखता हूँ, भूषण छत्रसाल दर्शक, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होने की स्थिति में है। बाकी रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश, देव का है रसविलास, और छत्र प्रकाश लाल कवि का है। तो इस तरीके से आपके कुल 8 क्वेश्चन इसमें तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि एक लाइन में पूछ लिया जाए कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है। हालांकि अब देखेंगे पैटर्न बड़ा चेंज हुआ है, कहीं भी वन लाइनर आपको सवाल नहीं मिल रहे हैं। भले एक ही कवि या लेखक से संबंधित प्रश्न है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग हिसाब से पूछने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छा भी है। ठीक है, जो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पात्रों का नाम दिया है, दूसरे तरफ कहानियों का नाम दिया है। पात्रों में है विशंभर, रणजीत, तरण, नवल किशोर, और कहानियों में है माया दर्पण, दुलाई वाली, आहुति, मिस पाल। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करके हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम सुमेलित करते हैं। जो विशंभर हैं ये हैं मिस पाल, कहानी से संबंधित हैं। ठीक, सॉरी, विशंभर जो हैं ये आहुति कहानी से इनका जुड़ा हुआ है। एक मिनट, हाँ, विशंभर जो है, विशंभर एक आहुति से जुड़ा हुआ है, और जो रणजीत है, रणजीत का जुड़ा हुआ है मिस पाल से। ठीक, और इस तरीके से हम देख लेते हैं कि ए का 3 कहाँ पर सही हो रहा है। ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 में सही हो रहा है। तो इस तरीके से मिलाने में थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 यानी कि तरण जो है वो माया दर्पण से है, और नवल किशोर जो कि दुलाई वाली कहानी से संबंधित पात्र है। तो इस तरीके से जल्दी से हम इन पात्रों को एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। विशंभर आहुति, रणजीत मिसपाल, तरण माया दर्पण, नवल किशोर दुलाई वाली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक तरफ निबंधों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ निबंधकारों का नाम है, उनको सुमेलित करना है। तो निबंधकारों में नाम दिया गया है अध्यापक पूर्ण सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, और रचनाओं में नाम दिया गया है आस्था और सौंदर्य, अनुसंधान और आलोचना, आचरण की सभ्यता, वाद विवाद संवाद। ठीक है, तो चलिए मैं ये कराऊँ कि वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का, यानी कि डी का 2। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि डी का 2 कहाँ है। तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि डी का 2 है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सुमेलित वाले प्रश्न बहुत आराम से कोई भी हल कर सकता है। तो अब देखते हैं, ए का जो सही जवाब होगा वो रामविलास शर्मा है, आस्था और सौंदर्य। बी का सही जवाब है नगेंद्र, और आचरण की सभ्यता आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि अध्यापक पूर्ण सिंह से ज़रूर हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो रचनाओं को लेकर हो, चाहे निबंधकारों के रूप में पूछा जाए। तो इसलिए उनकी रचनाओं को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ कवियों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कविताओं का नाम है। ठीक है, कवियों में है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और कविताओं में है काठ की घंटियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्मजयी, जमीन पक रही है। तो अब आप लोग अपने दिमाग में मिला भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि केदारनाथ सिंह की जो रचना है वो है ज़मीन पक रही है, यानी कि बी का IV। तो बी का IV हम अगर मिलाएं तो आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में दिखा रहा है, तो मतलब कि और हमें मिलान करना है। जैसे मैंने लिखा कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ठीक है, तो सी का 3, तो सी का 3 आप देख रहे हैं मात्र 1 में लिखा है। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। बाकी रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, और काठ की घंटियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन के आसपास में इसमें बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन एक है, लेकिन है बड़ा क्वेश्चन वो। अगला प्रश्न है, एक तरफ पत्रिकाओं का नाम है, दूसरी तरफ उनके संपादकों का नाम है। पूछा जा रहा है इसको सुमेलित करना है। पत्रिकाओं में है आनंद कादमिनी, समालोचक, भारतेंदु, सार सुधानिधि। ठीक है, और पत्रिका संपादकों में है सदानंद मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आनंद कादमिनी तुरंत आप बता देंगे कि कौन है, प्रेमघन, यानी कि ए का 3। तो आप देख रहे हैं कि ए का 3 ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है केवल है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर भी हमें याद करना है समालोचक के हो गए
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु के हो गए राधा चरण गोस्वामी, सार सुधा निधि के हो गए सदानंद मिश्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी 8 क्वेश्चन आपके बन जाए। अगला जो प्रश्न है, ये एक तरफ पात्रों को का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है। रचनाओं में उपन्यास है तमस, झूठा सच, मानस का हंस, मैला आंचल। पात्रों के नाम है महंत रामदास, मुराद अली, कंचन, कैलाशनाथ। ठीक, तो मिलान करना है हमें। महंत रामदास मैला आंचल से संबंधित हैं, मतलब कि ए का IV, तो आप देख रहे हैं ए का IV एक ही जगह है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। बाकी अन्य पात्रों को भी हमें जानना जरूरी है। मुराद अली किससे हैं? तमस से। हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए। कंचन किससे संबंधित है? झूठा सच से। और कैलाशनाथ हैं मानस का हंस से। ठीक है, इस तरीके से ये भी कुल 8 क्वेश्चनों के बराबर ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी एक तरफ कहानियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ पात्रों का नाम दिया गया है। तो कहानी है गैंग्रीन, पत्नी, जिंदगी और गुलाब, चीफ की दावत। और पात्रों के नाम है कालिंदी चरण, मालती, शामनाथ, सुबोध। ठीक है, तो मान लीजिए मैं मिलाता हूँ कि शामनाथ जो हैं ये चीफ की दावत से हैं, यानी कि सी का IV, तो सी का IV एक जगह ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होने की स्थिति में है। बाकी हम अन्य रचना पात्रों और कहानियों को मिला लेते हैं। कालिंदी चरण है पत्नी कहानी से, मालती हैं गैंग्रीन से, और सुबोध है जिंदगी और गुलाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी सुमेलित टाइप के प्रश्न आएँ उनको ऐसे ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो पहले आ रहा है उससे मिलाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है लोक नाट्य शैलियों से संबंधित है। ठीक है, तो एक तरफ राज्यों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लोक नाट्यों का नाम दिया गया है। राज्यों में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। और लोक नाट्य शैलियों में है सांग, नौटंकी, माच और नाचा। ठीक है, तो इसको हमें मिलान करना है। तो पहले हम देखते हैं जो सांग है ये किससे है? हरियाणा से संबंधित है, यानी कि ए का जो IV है। ठीक है, तो ए का IV आप देख रहे हैं 2 जगहों पे है, तो हमें और विकल्प मिलाना होगा। अब हम देखते हैं कि जो नौटंकी है वो किससे संबंधित है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश से है, यानी कि B का 1। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होने की स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब C जो है माच यानी कि मध्य प्रदेश से है, और नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ से है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि हर पक्ष को देखने की कोशिश की जा रही है, जितने भी पाठ्यक्रम में पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर इस समय बनाया जा रहा है। बीच में पेपर की क्वालिटी कुछ ख़राब हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ विचारकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांतों के नाम है, यानी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ हैं T.S. इलियट, I.A. रिचर्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रोला बार्थ। ठीक है, और एक तरफ है रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, उत्तराधुनिकता। तो आप लोग अपने दिमाग में मिला लिए होंगे, फिर भी हम मिलाने की कोशिश करें। T.S. इलियट का है परंपरा की अवधारणा, यानी कि C का 1। तो आप विकल्प में देखेंगे C का 1 विकल्प नंबर 3 में ही दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये 100% ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हम और मिला लेते हैं। मूल्य सिद्धांत किसका है? ये I.A. रिचर्ड्स का है। रम्य कल्पना कॉलरिज का है, और उत्तराधुनिकता है रोला बार्थ। ठीक, तो इस तरीके से सुमेलित वाले प्रश्नों को बस सावधानी से मिलाने की ज़रूरत है, बाकी पूरा आंसर इसी में रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है भाषा क्रम को। ऑप्शन दिया गया है A में प्राचीन संस्कृत, B शौरसेनी, C लौकिक संस्कृति, D पश्चिमी हिंदी। तो पहले नंबर पे होना चाहिए आपका प्राचीन संस्कृति मतलब A, दूसरे नंबर पे होना चाहिए C, तीसरे नंबर पे होना चाहिए B, और चौथे नंबर पे होना चाहिए D। तो हम देखते हैं ACBD तो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा सा टफ होता है कि कैसे इतनी सारी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्षों को ध्यान में रखें। फिर भी रचनाकार के काल के अनुसार और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष अगर याद रहें तो उसके अनुसार इसको हम हल कर सकते हैं। तो कला का जोखिम, इसका प्रकाशन सन 1981 ईस्वी में हुआ था।
ठेले पर हिमालय का प्रकाशन सन 1958 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में और गंधमादन 1972 में। ठीक, तो अब इसको हमें क्रम से करना है। तो सबसे पहले आना चाहिए आपका प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि दो दो जगह पहले आ रहा है, और फिर आना चाहिए आपका सी के बाद बी आना चाहिए। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो रहा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ठेले पर हिमालय, और फिर गंधमादन, फिर कला का जोखिम। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न उसी टाइप का है कि निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ठीक, कि कौन किसके बाद आया हुआ है। तो ऑप्शन दिया गया है यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले आएगा यथार्थवाद, ठीक, फिर उत्तर संरचनावाद, फिर आएगा उत्तर आधुनिकता, फिर विखंडनवाद। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए डी सी बी। ठीक, इसी तरीके से याद रखिए इसको। अगला जो प्रश्न है, फिर आ गया कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है, यानी कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का संग्रह है जो कि इसका सही अनुक्रम क्या है। तो नदी की बाँक पर छाया, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यलम। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं सब अज्ञेय की हैं। ठीक है, अब इनको हमें प्रकाशन के हिसाब से क्रम में रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो इसमें रचना है उसका देखते हैं प्रकाशन। ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। कितनी नाव में कितनी बार 1967 में। ठीक, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, और इत्यलम जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले डी आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी 2 है, इसमें डी सबसे पहले है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यही डी बी सी ए। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रकाशन अनुसार ही इसको बताना है, जो कि उपन्यास दिए गए हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का एक जगह कलेक्शन कर दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं मानस का जो हंस है, इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ 1972 ईस्वी में। पीढ़ियाँ जो उपन्यास हैं 1990 में। खंजन नयन 1981 ईस्वी में। सुहाग के नूपुर, इसका प्रकाशन हुआ 1960 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका सुहाग के नूपुर, डी आना चाहिए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में डी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, डी ए सी बी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं, जिन रचनाकारों की रचनाएं 4 से अधिक हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। पहले तो एक रचनाकार का दे दिया जा रहा था एक जगह, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रचनाकारों का है। जैसे एक और द्रोणाचार्य, ये है शंकर शेष की का नाटक। ठीक है, भूख आग है, ये कृष्ण बलदेव की है। बकरी सक्सेना की है। देहांतर जो है ये है नंद किशोराचार्य की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का प्रश्न आया हुआ है, फिर भी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977 में इसका प्रकाशन हुआ। भूख आग है 1998 में। बकरी है 1974 में, और देहांतर है 1987 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो रचना आनी चाहिए वो बकरी जो रचना है वो आनी चाहिए, यानी कि सी सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी में भी आपको थोड़ा सा वो कर दिया गया है। ठीक, तो हमें और दूसरी रचनाओं को भी देखना पड़ेगा। सी के बाद जो रचना आ रही है वो है ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सी ए डी बी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ठीक, तो यहाँ पर भी अलग अलग रचनाकारों का दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिशंकु जो निबंध है, अज्ञेय का है, 1945 में प्रकाशित हुआ। रेती के फूल, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, 1954 में हुआ। शिरीष की याद आई, ये आपका है 1995 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्री का है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो ऑप्शन में आना चाहिए डी ना,
तो सही जवाब आपका चौथा होगा DCBA, यानी कि आदि अंत और आरंभ जो है सबसे आखिरी का निबंध है। तो इस तरीके से हम प्रकाशन वर्ष के आधार पर या फिर अगर इसमें से एक दो रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को भी जानते हैं तो आराम से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दलित आत्मकथाओं को यहाँ पर दे दिया गया है और उनके अनुक्रम को पूछा जा रहा है। तो जूठन है, शिकंजे का दर्द, मुर्दैया, अपने अपने पिंजरे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी आत्मकथाएं सब अलग अलग राइटर्स की हैं। फिर भी हम देखते हैं जूठन 1997 में प्रकाशित हुआ, शिकंजे का दर्द सन 2011 में, मुर्दैया सन 2010 में, अपने अपने पिंजरे 1995 में। तो इस तरीके से सबसे पहले होना चाहिए डी ऑप्शन, डी है, फिर ए 97, ठीक है, बाकी ये। तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचनाकारों का तो नाम दे दिया है, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो रचना प्रकाशित हुई है उसके बारे में हमें देखना होगा। दिया है कि रामविलास शर्मा, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रांगे राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। इसमें से दिए गए सही विकल्प को हमें चुनना है, ठीक। तो इसमें अब बताना होगा कि सही विकल्प कौन सा है। तो जो सही विकल्प इसमें है, सबसे पहले है इसमें रांगे राघव का प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और इतिहास सिद्धांत, और सबसे लास्ट में है भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि BCDA, ठीक। तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे मुक्तिबोध का, तीसरे नंबर पे शिव कुमार मिश्र का, और चौथे नंबर पे हो गया आपका रामविलास शर्मा का। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हुआ था, जो 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, जिसमें नाम दिया है मतीराम, बिहारी, देव, जसवंत सिंह, ठीक है। तो इसमें बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में है, मतीराम का जन्म हो गया 1613 ईस्वी के आसपास में हुआ है या 15, ठीक। तो हम देखते हैं कि बी ऑप्शन पहले किस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें बी दिया है, फिर ए दिया है, फिर डी, फिर सी, ठीक। तो यानी कि पहले बिहारी हैं, फिर मतीराम हैं, फिर जसवंत सिंह हैं, फिर देव हैं। देव क्या है सबसे आखिरी में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, कथन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं इसमें, ठीक। पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। तो अक्सर स्थापना और तर्क में पूछा जाता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा था, पेपर में देखा था, यहाँ पर भी है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और बस जो सही आंसर रहेगा उसी को बताऊंगा। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है, ये स्थापना दी गई। तर्क है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इस तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों जो वाक्य हैं ये सब क्या हैं, गलत हैं, ठीक। ये दोनों गलत हैं। अब अगले हम कथन पे बात करते हैं। अगला कथन है कि प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। ये क्या है, ये भी दोनों क्या हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, ये क्या है, गलत है। यानी कि कथन सत्य है और जो दूसरा कथन है वो क्या है, असत्य है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, इसीलिए अभिनय के धर्मीग्रत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, ठीक। तो इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये दोनों क्या हैं, सेंटेंस सही हैं। यानी कि शास्त्रीय विधानों में
लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है और इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। ये दोनों क्या हैं? सही हैं। थोड़ा सा कथन वाले प्रश्न को हल करना थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए इसके लिए खूब किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है और जो भी किताबें किसी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं उन दृष्टिकोणों को भी समझने की ज़रूरत है, तभी आप कॉन्फिडेंस से इसको हल कर सकते हैं। अगला है कि दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। ठीक। दूसरा कथन है दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से प्रभावित है। तो पहला तो इसमें क्या है, ऑप्शन सही लग रहा है और बाकी जो दूसरा ऑप्शन है क्या है, गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि कथन एक जो है सत्य है और कथन दो क्या है, असत्य है। क्योंकि जो दलित लेखन है वो लोहिया की विचारधारा से नहीं बल्कि अंबेडकर और फुले की विचारधारा पर आधारित है, इसलिए इसका ये ऑप्शन जो हुआ गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने नवंबर 2020 में हुए यूजीसी एनटीए नेट के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र पर विचार किया। उम्मीद है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं यूजीसी नेट की, उसमें आपको एक दृष्टि मिल गई होगी कि कैसे प्रश्नों को हल करना है और किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन दिया गया है काज, आखर, कान, वायु। सही जवाब है तद्भव शब्द नहीं है वायु। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं? ऑप्शन दिया गया है जलद, नाक, कान, पर। ठीक है। तो इसमें यौगिक पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द यौगिक है और रूढ़ नहीं है। ऑप्शन मैंने पढ़ा, इसमें सही जवाब है जलद। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन दिया गया है अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो इसका जो सही जवाब है अरबी। अगला प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन दिया गया है पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरबी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है? ऑप्शन दिया गया है 10, 9, 8, 7। सही जवाब है 9। आप जानते हैं कि नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या कुल 84 है। ठीक है। तो इसमें से एक सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डूबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। ये किस काव्य की पंक्तियाँ हैं? किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन दिया गया है सरहपा, कड़हप्पा, लुहिपा, डोम्बिप्पा। ठीक है। एक बार फिर से मैं पंक्तियों को पढ़ दे रहा हूँ। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। इसका सही जवाब है कड़हप्पा की पंक्तियाँ हैं सब। ठीक है। आप जानते हैं कि कड़हप्पा सिद्धों में सबसे उच्च स्थान रखने वाले और शिक्षित सिद्ध कवि थे। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, ये जो पंक्ति थी उन्हीं के काव्य से ली गई थी। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वैश्रय काव्य के रचयिता हैं? द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पुष्पदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मेरुतंग, विद्याधर। जिसका जो सही जवाब है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, बड़ा ही नया तरीके का प्रश्न पूछ लिया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ध्यान से इस प्रश्न को आपने सुना होगा। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता जो शीर्षक सुझाया था उनका नाम है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया गया है अनुमिति, विचारात्मकता, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता। इसका जो सही जवाब है वो है संवादात्मकता। बाकी जितनी भी विशेषताएं हैं सब निबंध की हैं। संवादात्मकता जो है ये कहानी विधा की विशेषता है। अगला जो प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार हैं, त्रिशंकु के नाटककार हैं।
ऑप्शन दिया गया है मुद्रा राक्षस, ब्रिजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। इसका सही जवाब है ब्रिजमोहन शाह। और त्रिशंकु नाम से कहानी भी है और निबंध भी लिखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो सही जवाब है ललित निबंधकार नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। तो इसका जो सही जवाब है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं और आप जानते हैं कि प्रथम उपन्यास की जब बात की जाती है तो इसका नाम सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन दिया गया है दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियाँ एक समुंदर, वे दिन। इसका सही जवाब है सात नदियाँ एक समुंदर में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। अगला जो प्रश्न है सीता हरण तात जनि कहीं पिता संजाई, जौ मैं राम तव कुल सहित कहीं दशानन जाई। ये पंक्तियाँ उद्धरण इसका जो उद्धृत किया गया है इन पंक्तियों को पूछा जा रहा है। इसमें थोड़ा सा नए तरीके का प्रश्न है कि कौन सी ध्वनि है। ठीक है, सीता हरण तात जनि कहीं पिता संजाई, जौ मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाई। इसमें कौन सी ध्वनि है। ऑप्शन दिया गया है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। तो इसका सही जवाब है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न है देश प्रेम है क्या। प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त किसका कथन है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देश प्रेम है क्या। प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ये आप जब चिंतामणि भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें एक निबंध में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है उसको हमें बताना है। ऑप्शन 1 अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ऑप्शन 2 अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। तीसरा ऑप्शन प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। ऑप्शन 4 अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो क्या है ये जो चौथा ऑप्शन है ये एकदम से सही नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर सही है ऑप्शन 4। बाकी जो ऑप्शन 3 है ये सब अरस्तु के कथन के बारे में सही है। ठीक है, बाकी जो चौथा ऑप्शन है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, क्या है ये गलत है। और जिन लोगों ने प्लेटो और अरस्तु पर वीडियोज लेक्चर देखा होगा उनको ज़्यादा ये बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। ऑप्शन 2 सैमुअल टेलर कालरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मत का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन 3 कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ऑप्शन 4 कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है कि ऑप्शन जो 3 है ये क्या है सही है। ठीक है, और बाकी जितने भी कथन हैं ये सब क्या है गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। ऑप्शन दिया गया है अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा, लोकतंत्र। तो इसका जो सही जवाब है अलग मतदाता सूची। आप देखिए यहाँ पर नए तरीके से लिख दिया गया है, लेकिन आप इसको इतिहास में जब पढ़ेंगे पृथक निर्वाचन
सन 1932 के आसपास में जो पूना पैक्ट इत्यादि हुआ था, और उस समय गांधी और अम्बेडकर के बीच में मतभेद चल रहा था। तो देखिए इसको बात को कैसे नए तरीके से लिख दिया गया है, तो आप कंफ्यूज न होइए। पृथक निर्वाचन का जो बिंदु है उसी को अलग मतदाता सूची यहाँ पर लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? ऑप्शन 1 विकेंद्रीयता, 2 केंद्रवाद, 3 विखंडनवाद, 4 स्थानीयता। तो इसमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। सही जवाब है केंद्रवाद। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 बालमुकुंद गुप्त, 3 पद्म सिंह शर्मा कमलेश, 4 किशोरी दास वाजपेयी। तो आप जानते हैं कि बालमुकुंद गुप्त से इस शब्द पर डिबेट हो गया था अनिश्चितता के अर्थ को लेकर। इसका सही जवाब है बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? ऑप्शन 1 सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, मतलब उसके विचारधारा के अंतर्गत नहीं आती है। सही जवाब है इतिहास चक्र। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जनजाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जनजाति किसका पालन करती है? ऑप्शन दिया गया है मुर्गे और तीतर, हिरण और मुर्गा, भेड़ और बकरी, गधे और ऊंट। सही जवाब है मुर्गे और तीतर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है? कि है किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मलयज। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। आप जानते हैं कि अमीर खुसरो का यह दोहा है, और पूछा जा रहा है कि किस संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन है अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। मैंने हसरत पढ़ दिया है, यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। और चौथा ऑप्शन है अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। सही जवाब है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये कथन कहा गया था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। अगला जो प्रश्न है, ये भी पंक्ति दी गई है। पूछा जा रहा है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले ध्यान में रखिए कि ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे से ली गई हैं। ठीक है, अब इसके पंक्तियों के आधार पर कौन सा उत्तर सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है स्वयं से असंतुष्टि, आत्मालोचन, असमंजस की स्थिति, आत्ममंथन। सही जवाब है असमंजस की स्थिति। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखिए जयशंकर प्रसाद ने खुद अपनी रचना के बारे में भी कुछ बातों को कहा है, उसे प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर है कि धार्मिक असहिष्णुता की तरफ ये उनका संदेश नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं?
करम बीबी और सरफराज के बारे में बताना है कि किस उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। ये 4 उपन्यास दिए गए हैं और किसके ये पात्र हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जिंदगी नामा। आप जानते हैं कि ये सब जो भी उपन्यास लिए गए हैं सब कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं, अपने दिमाग में रखिए। अगला जो प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास। और पूछा जा रहा है कि जो भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से उपन्यास के पात्र नहीं है। ऑप्शन 1 बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह, जाह्नवी, नंदा शिवचरण वैद्य। तो इसका जो सही जवाब है बीरपाल सिंह और जाह्नवी, ये मानस के हंस के पात्र नहीं है और बाकी जितना भी ऑप्शन में दिया गया है सारे पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। तो आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। जैसे ही शिवपालगंज आता है तुरंत आप इसका आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन दिया गया है राग दरबारी, आधा गांव जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो सही जवाब है राग दरबारी। अच्छा देखिए, यहाँ पर पूर्वांचल एरिया का पूछ लिया है, तो आप ध्यान में रखिए कि इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। ये चारों जो ऑप्शन हैं ये सारे पूर्वांचल इलाके की रचनाएं हैं। तो इस तरीके से पूर्वांचल, पश्चिमांचल, ठीक है, इस तरीके से भी अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो जब भी रचनाओं को पढ़िए तो थोड़ा सा इस एंगल से भी देखने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। शकुन और डॉक्टर जोशी। ऑप्शन दिया गया है आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि शकुन और डॉक्टर जोशी का अंतर संबंध किस उपन्यास में। सही जवाब है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास है, उसके ये पात्र हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी, लेकिन उसमें से एक कहानी को उठा लिया गया यहाँ पर प्रायश्चित। पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से पात्र हैं। विकल्पों में जो नाम दिए गए हैं, पहला विकल्प है सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और प्रकाश, श्यामा और धर्मदास। तो इसका जो सही जवाब है सुबोध चंद्र और मदारी लाल। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, विकल्प दिया गया है गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, छात्र धर्म का अभाव। तो स्कंदगुप्त के उदासीन होने का जो कारण नहीं है वो है छात्र धर्म का अभाव। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। ऑप्शन दिया गया है मुरारी लाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। सही जवाब है मनोज शंकर। अगला प्रश्न, एक कथन दिया गया है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है। तो इस प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत थी। ये जो कोटेशन है पहले तो जगदीश चंद्र माथुर ने इसको दिया है और किसके संदर्भ में दिया है। ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। सही जवाब है उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में जगदीश चंद्र माथुर का कहना है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। अगला प्रश्न है कि समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। ऑप्शन है द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। तो सही जवाब है एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, इसमें समानांतर कथा प्रसंगों को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, भूदेव मुखोपाध्याय। सही जवाब है शरद चंद्र। और ये प्रश्न न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा, इसलिए आप लोग भी इसे याद कर लिए होंगे, अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे।
अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन दिया गया है अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। सही जवाब है आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? ठीक है, किस आलोचक की हैं? विकल्प दिया गया नंदुलाल वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि सन 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन 1, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। सही है। इंग्लैंड में से नवजात अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। ये भी बात क्या है? सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। ये बात क्या है? गलत है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। आप जानते हैं कि हिंदी गद्य को लेकर इसमें 4 विद्वानों को रखा गया था, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंसाल्लाह खां। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 3 है वो क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण, आप देख रहे हैं उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन दिया गया च, त, ट, ज और इसके आधार पर फिर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो तालव्य वर्ण फिर से एक बार मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि तालव्य वर्ण कौन सा है इसमें। च, त, ट, ज। तो तालव्य जो तालु से जिसका उच्चारण हो तो च है और ज है और बाकी ये सब दोनों नहीं है। तो क्या है? दंत्य है और ट मूर्धन्य है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ए और डी। अब हम देखते हैं ए और डी कहाँ दिया गया है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सभी को ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है समझ में आ रहा होगा और 2020 में किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था उसे भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि बार बार मैं आपको कमेंट्स करने के लिए ही कहता हूँ। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो आप पहले ध्यान में रखिए कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1955 ईस्वी में। अब उसमें सुझाव कौन कौन से दिए गए थे उन सुझावों को हमें देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। अब पूछा जा रहा था कि राजभाषा आयोग 1955 में क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है वो भी सुझाव में था, दूसरा था, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है और चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। ठीक है, यही सही है और दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। जगदीश चंद्र माथुर, अभी आपने ऊपर देखा कि उपेंद्र नाथ अष्ट के बारे में उन्होंने कथन कहा था, अब खुद उनके नाटकों से संबंधित यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। मुख्य स्वर क्या हैं? प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुँचाना, मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन करना। ठीक है, तो इसमें मुख्य स्वर कौन से हैं? नीचे विकल्प भी दिया है कि इसमें से कौन सही है। थोड़ा सा ये जो पेपर बनाने का आइडिया अपनाया गया है वो क्या है, यूपीएससी के पैटर्न पर यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको बताने में। पहले जैसे था कि तुरंत ऑप्शन पढ़ते थे और आगे बढ़ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर के जो भी नाटकों के मुख्य स्वर हैं उसमें क्या है, पहला जो है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और दूसरा है रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। तो इसका जो सही जवाब है ए और सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन दिया गया है वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये बात सही उन्होंने कहा था। अगला पॉइंट है ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये भी सही है। इनमें उक्ति व्यक्तिचित्र का नितांत अभाव है, ये क्या है? गलत है।
इनकी पहेलियाँ और मुक्करियाँ प्रसिद्ध हैं। ये क्या है? सही है। तो इस तरीके से ए, बी और डी ऑप्शन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो सही जवाब है आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, हो सकता है कि अगले परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये किसके बारे में बात कही जा रही है? तो अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन ए और डी को भी ध्यान में रखिए। जबकि जो सी को मैंने यहाँ पर गलत बताया था, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनमें उक्त वैचित्र था, उसका अभाव नहीं है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल पर। तो मैंने वीडियो भी विस्तार से बनाया, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं, क्रिकेट की शैली में कहें, पहले जब आंखों देखा हाल सुनाया जाता था तो उसमें बोलता था। जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। तो मैं भी यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि के इतिहास ग्रंथों पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ वीडियो लेक्चर बनाए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है संयोग से रामस्वरूप चतुर्वेदी का, जैसे मैंने नाम लिया, प्रश्न भी उनसे संबंधित आ गया कि पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, जो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, ये सही है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, ये भी सही है। परंपराओं का यथा तथ्य अनुपालन, गलत है। मनुष्य के संपूर्ण तथ्य संश्लिष्ट रूप की खोज, ये भी क्या है? गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ए और बी। और आप जानते हैं कि दो संस्कृतियों की टकराहट की बात किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। जब मैं नवजागरण पर वीडियो बनाया था तो जरूर आप उसको सुने होंगे। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। ऑप्शन दिया गया है, मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। सही जवाब है इसमें ठुमरी है, आदिम रात्रि की महक, यानी कि बी और डी। बी और डी ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रश्न बनने लगे हैं यूपीएससी पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा। अगला प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की जो पर्दा नाम की कहानी है उसके पात्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है, हरगोबिंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीरबख्श, शेख जुम्मन। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। सही जवाब है बब्बर अली खां हैं और चौधरी पीरबख्श हैं। छत्तीसगढ़ के जो बच्चे बीए में पढ़ाई कर रहे थे उसमें मैंने पर्दा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो उम्मीद है कि याद रखे होंगे। और जहाँ भी पर्दा नाम की कहानी लगी होगी पाठ्यक्रमों में, लोग वहाँ के उसके पात्रों को ध्यान में रखे होंगे। तो इसका जो सही जवाब है बब्बर अली खां तो है और चौधरी पीरबख्श है, यानी कि बी और सी। तो सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। टी.एस. इलियट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है, साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड, यानी कि बी और डी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये सब टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। अगला जो प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम है। ऑप्शन दिया गया, व्यक्ति विवेक, दश कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक, यानी कि सी और डी। सही जवाब है 4। और बाकी व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट, दश कुमार चरित, दंडी के ग्रंथ हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। ऑप्शन बी, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। सी, मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। डी, इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो सही इसमें कथन है ए और बी। तो इसका जवाब जो होगा पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? ऑप्शन दिया गया है, उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत, रास पंचाध्यायी। ठीक है, तो उद्धव शतक तो आधुनिक काल की है और भ्रमरदूत ये क्या है? ये भी आधुनिक काल की है। और बाकी जो 2 रचनाएं हैं सब भक्ति काल से संबंधित हैं। तो इसमें जो सही जवाब होना चाहिए ए और सी, यानी कि पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया गया है, श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। तो जानते हैं इतिवृत्तात्मकता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, और दूसरी जो विशेषता है वो है प्रबंधात्मकता, यानी कि सही जवाब होगा बी और डी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं? छायावाद की कौन सी रचनाएं नहीं हैं? ऑप्शन दिया गया है, झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। तो झरना है ठीक, और रश्मि है। बाकी पथिक और मिलन क्या है? द्विवेदी युगीन कविताएं हैं। तो सही जवाब होगा ए और डी, ए और
डी इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नहीं पूछा है तो झरना और रश्मि तो हैं, तो सही जवाब होगा बी और सी। ठीक, ऑप्शन बी और सी। देखिए मैंने ऑप्शन यहाँ पर सही अपने जाने में नहीं को दिमाग में से निकाल दिया था, इस तरीके से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो इसको आप लोग भी ध्यान में रखिए। लेकिन वो विकल्प नहीं मिल रहा था, ए और डी आप देखिए विकल्प में कहीं नहीं है, तो फिर से मुझे पढ़ना पड़ा और मैंने इसको सही करने की कोशिश की, पथिक और मिलन। ठीक है, इसी तरीके से परीक्षाओं में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कई बार जल्दीबाजी में प्रश्नों का उत्तर गलत भी हो जाता है, इसी चीज़ को सुधारना भी है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच, और नीचे जो विकल्प दिया गया है उसको सही चुनना है। तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष किन रचनाओं में है? तमस और झूठा सच। तो सही जवाब होगा सी और डी, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? ऑप्शन में दिया गया कनक, रिचर्ड, लीजा, सेल्मा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है रिचर्ड और लीजा, बी और सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिया गया है महाभोज, आपका बंटी, शैलूस, वसंती, और नीचे एक और विकल्प दिया है जिसको कि मैंने बताया कि यूपीएससी के पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, अब यूजीसी एनटीए नेट में भी। तो ऊपर कुछ रचनाओं का नाम दिया जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है कि सही उत्तर मिलाइए इसमें। तो आप जानते हैं कि मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज है और आपका बंटी भी है, और बाकी जो दो नीचे उपन्यास दिए गए हैं शैलूस और वसंती, ये सब मन्नू भंडारी के नहीं हैं। सही जवाब होगा आपका ए और बी, ए और बी, यानी कि ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ठीक है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह। ऑप्शन दिया गया है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, खाली घर, वसंत का एक दिन, निष्कासन। तो कहानी संग्रह धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह का है और निष्कासन है, यानी कि ए और डी। सही ऑप्शन है 4, यहाँ पर ए और डी दिया गया है, यही दोनों उनके कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी, नेपथ्य राग। तो जो सही जवाब होगा बिना दीवारों का घर और उत्तर उर्वशी, यानी कि बी और सी, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, तो चाणक्य की के जो कथन हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चौथा ऑप्शन है एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के कौन कौन से कथन हैं इस विकल्प में, उसे हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें विकल्प हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा कि समझदारी आने पर यौवन क्या है, चला जाता है। ठीक, ये तो है ही इसका जो सही जवाब होगा आपका बी और सी। ठीक, बी और सी, यानी कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो ये सही जवाब होगा बी और सी। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो इसको हमें बताना है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अस्मिता के लिए, किस किस को नमन करूं, अंगद की नियति, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो इसमें से कौन उनका निबंध नहीं है? तो इसका जो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछ लिया गया है। ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है। इसको हम इनबॉक्स में आपको एक सही इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजीसी ने पूछ लिया है, एनटीए नेट ने ऑप्शन उसमें से ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, इसका आंसर उसने हटा दिया है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से, अब देखिए लड़खड़ा रहा है धीरे धीरे यूजीसी एनटीए, निम्नलिखित को लिख दिया, निम्नलिखित में दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। खैर इसको हम निम्नलिखित ही पढ़ रहे हैं। आत्मकथाएं कौन सी नहीं हैं? ऑप्शन दिया गया है आज के अतीत,
तिरस्कृत, पानी, बीच, मीन, प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो आप जानते हैं कि तिरस्कृत भी है, मेरी पत्नी और भेड़िया भी है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, यानी कि ए और सी जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसको हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना। ठीक, और पूछा गया है, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना। तो डी ऑप्शन तो एकदम से गलत है, तो जहाँ जहाँ डी होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि ए और सी जो इसका होगा उसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि इनमें से, यानी कि निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन हैं। ऑप्शन दिया गया है, श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामांग। तो अब जानते हैं कि दंतुल और अनुस्वार ये आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बी और सी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो रचनाएं हैं मतलब कि साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, यानी कि बी और सी सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये नया प्रश्न यहाँ पर आ गया कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं। ऑप्शन दिया गया है, ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी। तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य रंग शैलियाँ हैं, यानी कि नाटक से संबंधित ये प्रश्न लिया गया है, नाचा और पंडवानी। सही जवाब है सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। दूसरे तरफ दिया है भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी और मालवी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी सुमेलित जैसे प्रश्न आए तो जो आपको सबसे पहले आता है उसको मिलाना है। जैसे मैंने मिला दिया राजस्थानी को मालवी से, यानी कि ए का चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए देख रहे हैं आप ऑप्शन 1 में ही ये विकल्प आपको मिल गया, यानी कि पश्चिमी हिंदी का किससे हो जाएगा, कन्नौजी से, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी से, और बिहारी हिंदी का हो गया भोजपुरी से। ठीक, इसी तरीके से अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम है। घनानंद बोधा, सूदन पद्माकर, और दूसरी तरफ है जगत विनोद, विरह लीला, विरह वारिस, सुजान चरित। तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो जैसे मुझे आ रहा है कि पद्माकर की जो रचना है वो जगत विनोद है, यानी कि डी का 1 सही होना चाहिए। तो हमने विकल्प में देख लिया यहाँ पर डी का 1 यहाँ पर सही हो रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब देख लेते हैं, ए का इसमें दिया है 2, मतलब कि घनानंद की जो रचना है विरह लीला, बोधा की रचना जो है वो है विरह वारिस, और सूदन की रचना है सुजान चरित। तो इस तरीके से आपके कई इसमें प्रश्न तैयार हो गए और उनके उत्तर भी तैयार हो गए। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इसको भी सुमेलित करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ नाटकों का नाम दिया है, दूसरी तरफ लेखकों का नाम दिया है। नाटकों में है विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देव माया प्रपंच, और रचनाकारों में नाम है सेठ गोविंद दास, देव केशव, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो जैसे विज्ञान गीता का नाम आएगा आप तुरंत केशव दास लगाएंगे। तो हम देखते हैं ए का 3, तो ए का 3 2 जगह दिखा रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा और हमें प्रयास करना है। ज्योत्सना मतलब सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि वी का आई वी दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नवरस जो रचना है वो है सेठ गोविंद दास की, और देव माया प्रपंच रचना है देव की। तो इस तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। ठीक, सूची 1 में दी गई पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पत्रिकाओं का जो नाम दिया गया है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सदादर्श। तो कवि वचन सुधा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श श्रीनिवास दास।
यानी कि एक का सही होना चाहिए आपका 3। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है एक का दो ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बी का सही होना चाहिए IV, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वो 100% सही हो रहा है। बाकी का मैंने बता ही दिया सुमेलित करके कि कौन कौन सा आंसर होगा। अगला प्रश्न भी उसी तरीके से मिलता जुलता है, सुमेलित ही करना है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आचार्यों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सुमेलित करना है। तो मम्मट का जो समय है वो है 11वीं सदी, भामा का समय है 6ठी शताब्दी, शंकुक का समय है 9वीं सदी के आरंभ में, और विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डी का 1, तो डी का 1 आप देख रहे हैं कि दो जगह दिखा रहा है, तो इसलिए और देखते हैं ए का हम 3 देखते हैं। तो ए का 3 यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप सबको टाइम लग रहा होगा, लेकिन अगर परीक्षा को पास करना है और नए पैटर्न को जानना है तो थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियोज को पूरा देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ उपन्यासों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ण विषयों का नाम दिया गया है, यानी कि दिया गया है ए ऑप्शन में उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। मैं उपन्यासों को पढ़ देता हूँ पहले। परती परिकथा, मैयादास की माड़ी, नाचियो बहुत गोपाल, समय सरगम, ये उपन्यास दिए गए हैं। अब वर्ण विषयों को पढ़ता हूँ। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इसका जो वर्ण विषय किसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ए का जो विषय वस्तु मिल रहा है वो मिल रहा है आपका समय सरगम से, यानी कि उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। ठीक है, और जो बी का है वो है 3, मतलब दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, नाचियों बहुत गोपाल में। और जो सी का है वो 2 होगा, यानी कि मैयादास की माड़ी, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण इसमें किया गया है। और जो प्रति परिकथा है उसमें पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको भी मिलाना है। एक तरफ कहानियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनका विषय वस्तु दिया गया है कि क्या है उन कहानियों में। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता। और दूसरी तरफ है नगरीय जीवन की त्रासदी, नारी स्वातंत्र्य, आंचलिक तत्व, पारिवारिक उत्प्रेक्षा और अप्रासंगिकता। ठीक, तो तीसरी कसम आंचलिक तत्व है, तो बी का 3 होना चाहिए। देखिए बी का 3 दो ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। वापसी, जिसमें कि पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता है, यानी कि ए का IV। तो ए का IV एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो 4 होगा। फिर भी हम वर्ण विषयों को देख लेते हैं। माया दर्पण में क्या है, ये नारी स्वातंत्र की बात कही गई है, और परमात्मा का कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी। अगला जो प्रश्न है उसको भी हमें मिलाना है। एक तरफ कृतियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लेखिकाओं का नाम है। कृतियों का नाम है अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सूखते चिनार, पारिजात। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अलमा कबूतरी के लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। छिन्नमस्ता, तो हम एक बार देख लेते हैं ए का 1। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में ही केवल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान, ठीक, और सूखते चिनार मधु काकरिया, और पारिजात जो है नासिरा शर्मा। तो इस तरीके से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कुछ पात्रों का नाम दे दिया गया है और उनको जोड़ना है, बल्कि ये अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करना है। तो अब तक आपने याद करते हुए आए थे कि अंधा युग का जो प्रकाशन है 1954 में हुआ, 5 अंकों में बटा हुआ है और प्रमुख पात्रों के। लेकिन देखिए कैसे प्रश्न का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, एक तरफ अंधा युग के पात्रों का नाम दिया गया है, ऊपर दूसरी तरफ उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय, विदुर इनका नाम है, और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। तो युयुत्सु किस चीज़ का प्रतीक है, या अश्वत्थामा? देखिए अश्वत्थामा क्या है, युयुत्सु जो है वो सत्याग्रही है, सत्य के साथ रहता है। आप जानते हैं कि वो पांडवों की तरफ से लड़ाई करने चला गया था। अश्वत्थामा जो है क्या है, संशयग्रस्त है। संजय क्या है, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। विदुर क्या है, पार्श्विक प्रतिहिंसक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक तरफ कृतियों का नाम दिया है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष। कृतियों में है लोकायतन, आंसू, भारती, चित्ररेखा। तो आप जानते हैं कि लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ था, यानी कि ए का 2 आप देख रहे हैं, दो जगह दिया है, तो इसलिए और आगे बढ़ते हैं। आंसू 1925 में, मतलब बी का 3। तो सही जवाब ऑप्शन 1 में चल रहा है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, यानी कि भारत भारती 1912 में, चित्ररेखा 1935 में। तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषाओं को दिया गया और विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। शौर सेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पहली प्राकृत, फिर शौर सेनी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, यानी कि बी, ए, डी और सी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। रघुवीर सहाय की कविताओं का प्रकाशन वर्ष तो दिया गया है लोग भूल गए हैं। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1982 ईस्वी में। आत्महत्या के विरुद्ध, इसका प्रकाशन हुआ था 1967 में। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसका था 1989 में। और हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। तो सबसे पहले आना चाहिए आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक, यानी कि बी सबसे पहले आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे ऑप्शंस में सबसे पहले बी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। फिर आना चाहिए हंसो जल्दी हंसो, डी। फिर आना चाहिए लोग भूल गए हैं, ए और सी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो 3 होगा, मतलब विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय 1903 में। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। प्लेग की चुड़ैल 1902 में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आना चाहिए, पहले सी आना चाहिए, फिर डी, फिर बी, फिर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। ठीक है, सही अनुक्रम है तो परिमल का जो प्रकाशन हुआ था सन 1930 ईस्वी में। लहर 1933 ईस्वी में। ग्राम्या 1940 ईस्वी में। और दीपशिखा 1942 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम होगा। रोला बार्थ, द सस्यूर, टेलर कालरिज, आई ए रिचर्ड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले जन्म हुआ था कालरिज का पहले नंबर पे, सस्यूर दूसरे नंबर पे, रिचर्ड्स तीसरे नंबर पे और बार्थ चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से होना चाहिए सी बी डी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से उपन्यासों का नाम दिया है, उसको हमें बताना है। वामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी को विकल्प में सही चुनना है। देखिए पहले जब सवाल पूछता था तो इन्हीं रचनाओं को एक लाइन में लिख देता था, फिर उन्हीं को घुमा फिरा कर लिखता था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर किया है पूछने के पैटर्न में। ठीक है, तो वामा शिक्षक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। फिर निस्सहाय हिंदू 1890 में, भाग्यवती 1877 में, देवरानी जेठानी 1870 में। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आना चाहिए डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। डी, ए, सी, बी। तो हम देखते हैं कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। अभी तक आपने याद किया होगा कि 5 अंक हैं, लेकिन उन अंकों का सही अनुक्रम पूछ लिया है। यहाँ पर एक तरीके से नए दृष्टिकोण से सवाल आ रहे हैं। तो सही अनुक्रम क्या है? गौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो सबसे पहले आता है इसमें गौरव नगरी 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है पशु का उदय, तीसरे नंबर पे है अर्धसत्य, चौथे नंबर पे गांधारी का श्राप और 5वें नंबर पे है एक विजय क्रमिक आत्महत्या। तो सही होना चाहिए ए सी, फिर आना चाहिए बी, फिर डी, फिर ई। तो इस तरीके से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है,
कुछ रचनाकारों का नाम दिया है और उनके जन्मक्रम के अनुसार बताना है, और सही जो उत्तर है क्रम के अनुसार उसी को हमें सही बताना है। तो एक तरफ दिया है, मतलब दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। अब इसमें बताना है कि जन्म के अनुसार कौन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन कौन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक, फिर नंदुलारे वाजपेयी, यानी कि AD, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, फिर रामविलास शर्मा, और अंत में है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है नामवर सिंह की कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये 4 रचनाओं का नाम दिया है। तो इसको सही अनुक्रम में हमें बताना है, और नीचे विकल्प दिया हुआ है ABCD ऐसे करके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अपभ्रंश का योग उन्होंने लिखा था सन 1952 ईस्वी में, कविता के नए प्रतिमान को 1968 में लिखा था, छायावाद 1955 में, और दूसरी परंपरा की खोज 1982 में। तो पहले आना चाहिए अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, फिर छायावाद AC, हम देखते हैं AC यहाँ पर आ रहा है AC, और BD यानी कि कविता के नए प्रतिमान। तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो कहानियों का नाम दिया है वांगचू, राजा निर्वंशिया, एक और जिंदगी, यही सच है। ठीक है, तो राजा निर्वंशिया पहले पे आएगा, फिर इसके बाद आएगा एक और जिंदगी दूसरे नंबर पे, B और C। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, B, C, फिर यही सच तीसरे नंबर पे, सबसे आखिर में है वांगचू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कथन और तर्क दिए गए हैं, उनको हमें बताना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन 2 लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित होने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। लिखा गया कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। तो इन्हीं में से हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है कि कथन 1 तो सत्य है लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन 2 पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। उपयुक्त कथनों में कौन सा विकल्प सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 सत्य है किंतु 2 गलत है, 1 असत्य है किंतु 2 सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा कि 1 और दोनों इसमें कथन क्या है, गलत हैं। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। ये दोनों कथन क्या है, सही हैं। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका कि क्या है, दोनों कथन इसके गलत हैं। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, आप तुरंत इसको खारिज कर देंगे। और जो रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी, ये भी क्या है, गलत है। अगला जो प्रश्न है काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसमें जो पहला है सेंटेंस वो गलत है, दूसरा क्या है, सही है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने UGC NTA NET सन 2020 के परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों को हल किया था, और उम्मीद है कि आप सभी को 2020 में आए हुए प्रश्नों की जानकारी हो गई होगी। और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। इसमें 2 पैराग्राफ से संबंधित भी प्रश्न दिए